नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मेरा नाम है संतोष भारद्वाज और मेरे YouTube चैनल रियल एकेडमी में मैं आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि 12th की लेक्चर सीरीज चालू हो चुकी है। केमिस्ट्री के पहला पार्ट का लेक्चर आ चुका है। आज मैं फिजिक्स का पहला पार्ट शुरू करने वाला हूं। वीडियो को अंत तक देखिए, नोट्स बनाते चलिए, आपको फ़ायदा होगा। चलिए शुरू करते हैं। वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र में सबसे पहला टॉपिक है स्थिर वैद्युतिकी होता क्या है। स्थिर वैद्युतिकी में हम आवेशों द्वारा उत्पन्न बलों, क्षेत्रों और विभवों का अध्ययन करते हैं। इसमें हम क्षेत्रों, बलों और क्षेत्रों के बारे में, आवेशों द्वारा उत्पन्न बलों और क्षेत्रों के बारे में अध्ययन करेंगे। विभवों के बारे में हम अगले पाठ में सीखेंगे। अगला चीज़ क्या है, अगर अंग्रेजी मीडियम क्या है तो फोर्स बोलते हैं इसको बोलते हैं फील्ड। बल को बोलते हैं फोर्स और क्षेत्र को बोलते हैं फील्ड। अच्छा, वैद्युत आवेश मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज। वैद्युत आवेश को ध्रुवता के आधार पर दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला होता है धनात्मक आवेश, दूसरा होता है ऋणात्मक आवेश। अच्छा, धनात्मक आवेश, ऋणात्मक आवेश मैं किस सेंस में बोल रहा हूँ, क्योंकि साइंटिस्टों ने वैज्ञानिकों ने जब अध्ययन किया कि जब अलग अलग प्रकार के दो चार्ज आपस में आते हैं तो उनके बीच में आकर्षण वाला बल लगता है। तो विजातीय आवेशों में आकर्षण बल लगता है, और जब एक ही तरह के थे तो तब उनके बीच में प्रतिकर्षण लग रहा था। तो सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण लग रहा था, तो यहाँ से तो उन्हें पता नहीं चल रहा था कि एक ही प्रकार का चार्ज है या दो प्रकार के चार्ज हैं। लेकिन जब विजातीय आवेशों को उन्होंने देखा तो इनमें एक अलग गुण था कि ये एक दूसरे को आकर्षित कर रहे थे। तब वहाँ से अध्ययन हुआ कि यहाँ एक प्रकार का चार्ज नहीं होता, बल्कि दो प्रकार के चार्ज होते हैं, दो प्रकार के आवेश होते हैं। तो जब दो प्रकार के आवेश होते हैं तो तब हमने ध्रुवता के आधार पर इनको दो भागों में विभाजित किया। एक धनात्मक आवेश, एक होता है ऋणात्मक आवेश। ठीक, अगला टॉपिक है आपका चालक और विद्युतरोधी। वो पदार्थ जो अपने अंदर से विद्युत के प्रभाव को होने देते हैं उन्हें हम चालक कहते हैं, जो आप जानते हैं। वे पदार्थ जो अपने अंदर से विद्युत के प्रभाव को रोक कर रखते हैं, अपने अंदर से नहीं बहने देते हैं, तो उनको हम विद्युतरोधी कहते हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो है एक नंबर से यहाँ से सवाल बन सकता है कि चालक के ऊपर अगर मैंने बहुत सारे आवेश रख दिए तो वो पूरी की पूरी पृष्ठ में फैल जाते हैं, ऐसे ऐसे करके पूरी पृष्ठ में फैल जाते हैं। ठीक है, बात रही अगर विद्युतरोधी की सीट में मैंने अगर कुछ आवेश रख दिए तो ये जो है एक ही जगह में स्थिर रहेंगे, ये कहीं नहीं जाएंगे। ठीक, चलिए एक्सपेरिमेंटली जो है आकर्षण और प्रतिकर्षण बल के बारे में जानते हैं। जैसे कि आप एनसीईआरटी में पढ़ चुके होंगे कि रेशम से कांच की छड़ को रगड़ने पर, रेशम से आपने कांच की छड़ को रगड़ना है तो आप देखेंगे कि जो है कांच की छड़ जो है धनावेशित हो जाती है। तो कांच की छड़ को धनावेशित करने के लिए मैं जो है रेशम से उसको रगड़ूंगा। अगला है फर से रगड़ने पर प्लास्टिक की छड़ ऋणावेश हो जाती है। तो ऋणावेशित करने के लिए मैं क्या करूँगा कि प्लास्टिक की छड़ को जो है फर से रगड़ दूँगा। अब मेरे पास जो है जब मैं रगड़ दूँगा तो एक तो धनावेशित हो जाएगी, एक ऋणावेशित हो जाएगी। तो जब मैंने दोनों कांच की छड़ ली रेशम से रगड़ने पर, रेशम के कपड़े से दोनों के दोनों कांचों को रगड़ने पर वो दोनों के दोनों धनावेशित हो जाएंगे। तो हम देखेंगे कि ये दोनों एक दूसरे पर जो है प्रतिकर्षण वाला बल लगाएंगे, रिपल्सन होगा इनके बीच में। अगला टॉपिक पे हमने क्या किया, जब मैंने प्लास्टिक को फर्श के कपड़े से रगड़ कर देखा तो दोनों के दोनों ऋणावेशित हो गए, दोनों छड़ ऋणावेशित हो गई। अब मैंने इन दोनों को एक सामने रखा तो इन पर भी क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। पहले मेरी प्रतिकर्षण हुआ, दूसरे के मेरी प्रतिकर्षण हुआ। अब मैंने क्या कर दिया, एक तो कांच की छड़ ले ली जिसको कि मैंने जो है रेशम के कपड़े से रगड़ा था, और दूसरा प्लास्टिक की छड़ ले ली जिसको मैंने
फर से रगड़ा था। तो अब एक ऋणावेशित हो गई, एक धनात्मक जो है आवेश आ गए, एक में ऋणात्मक आवेश आ चुके हैं। तो अब मैं इन दोनों को सामने लाऊंगा तो एक दूसरे को ये क्या करेंगे, आकर्षण करेंगे। आकर्षण की दिशा हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होगी, मतलब ऋणात्मक से धनात्मक की ओर होगी। समझ जाओगे तो ठीक है। अगला टॉपिक पे चलते हैं, वैद्युत आवेश के कुछ गुणधर्म। वैद्युत आवेश के 3 गुणधर्म होते हैं। सबसे पहला होता है क्वांटमीकरण। क्वांटमीकरण होता है Q बराबर Ne। Q बराबर Ne एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है। E यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन का आपको पता है चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। अगर मैंने इसकी मात्रा देखी तो क्या है, मात्रा है उसकी कूलाम, जो कि SI यूनिट भी है। ठीक है। अगला है वैद्युत आवेश का गुणधर्म जो दूसरा है वो है योज्यता। योज्यता माने अगर बहुत सारे मेटल में जो कोई +2 चार्ज है, कोई -3 चार्ज है, +3 चार्ज है, -5 चार्ज है, तो टोटल जो है इनके बीच का जो बीज गणितीय योग होगा वही उस मेटल पे पूरे के पूरे आवेश का, मतलब टोटल आवेश जो है इन सब का बीज गणितीय योग होगा। जैसे पहले प्लस वालों को ऐड कर दो, 2 और 3 5, और माइनस का -3 -5, मतलब -8, 5 -8 -3 चार्ज होगा उस पर टोटल। ठीक है। तीसरा जो है गुणधर्म है वैद्युत आवेश का वो है संरक्षण। संरक्षण का नियम क्या कहता है कि वैद्युत आवेश न कभी नष्ट होता है न कभी बनता है, ये सिर्फ एक शरीर से या एक क्षण से दूसरे क्षण पे जो है स्थानांतरण होगा, एक जगह से दूसरे जगह में स्थानांतरण होगा। ना ही ये बनेगा और ना ही ये कभी मरेगा, ना ही ये कभी नष्ट होगा, ना कभी ये उत्पन्न होगा, ये सिर्फ स्थानांतरण होगा सिर्फ। ठीक। उस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो कि 2 नंबर में आपके पास आएगा और मोस्ट प्रोबेबली इस कोरोना काल में तो एक सरल सवाल में वो यही देंगे। ठीक है। जो मेरा मानना है कि ये देना नहीं यही चाहिए, और पिछले साल भी आ चुका है ये सवाल कि कूलाम का नियम बताइए। कूलाम का नियम समझने के लिए आप देखो, एक Q1 चार्ज को रखिए, इधर Q2 चार्ज को रखिए, उनके बीच में दूरी मान लीजिए R है। तो कूलाम साहब क्या कहते हैं कि कूलाम का नियम कहता है कि बल, इन दोनों के बीच में जो बल लगेगा वो अनुक्रमानुपाती होता है इन दोनों के गुणनफल के। क्या कहता है, Q1 और Q2 के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है बल। ठीक है। अंग्रेजी में पढ़ेंगे तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 × Q2। ठीक। दूसरा उसका नियम कहता है कि फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R²। मतलब कि जो बल होगा वो इन आवेशों के बीच में दूरी का जो है दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होगा। ठीक है। तो अगर मैं इन दोनों फार्मूलों को मिला दूँ, पहली और दूसरी इक्वेशन को मिला दूँ, तो मैं और प्रोपोर्शनल के साइन को हटाऊंगा तो कोई कांस्टेंट आएगा और फार्मूला बन के आ जाएगा F बराबर K Q1 Q2/R²। अगली चीज़ जो है क्या है कि अगर मेरे को इसको सदिश तरीके से लिखना है तो मैं क्या लिखूँगा, F2 पर 1 के द्वारा लगने वाला बल क्या होगा। F2 पर मतलब चार्ज 2 पर पहले चार्ज के द्वारा लगने वाला बल कितना होगा, तो वो कितना होगा, कांस्टेंट की वैल्यू होती है 1/4πε0 होती है, और क्या होगा Q1 Q2 अपॉन, अब देखो R में आपको चेंज करना है, R में सदिश रूप से जो है 2 से 1 तक की कितनी दूरी है वो हो जाएगा R21², और साथ में जो है यहाँ पर आ जाएगा एकक सदिश, यूनिट वेक्टर। ठीक है। एकक सदिश आ जाएगा। ठीक है। एकक सदिश आ जाएगा साथ में, और उसका भी जो ये नीचे रखोगे वो 2 1 ही रखोगे, 2 पर 1 के द्वारा लगने वाला बल। समझ जाओगे। ऐसे ही आप 1 2 भी निकाल सकते हो, 1 पर 2 के द्वारा लगने वाला बल। ठीक है। ये जो कांस्टेंट है 1/4πε0, इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹, और इसकी मात्रा आप निकाल लोगे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कॉलम, ये पर कॉलम स्क्वायर, ये मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि ये वीडियो लंबी हो जाएगी। अगला क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल।
गुरुत्वाकर्षण वाला आप अपनी पिछली क्लास में 11th में भी पढ़ चुके हैं कि फोर्स बराबर Gm1m2/r² होता है। अगर मैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में बात करूं तो मान लो इलेक्ट्रॉन का मास mp है, प्रोटॉन का मास mp है, तो Gme mp/r² फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, इसमें g जो है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, जो कि एक कांस्टेंट क्वांटिटी है जिसकी वैल्यू होती है 6.674 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर क्यूब पर केजी पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं F जो ये कूलाम ने बताया और ये ग्रेविटेशनल वाला जो बल बताया था, इन दोनों को डिवाइड कर दूं तो मेरे पास ये फॉर्मूला निकल के आ जाएगा, क्योंकि r से तो r कट जाए, r स्क्वायर से r² कट जाएगा, तो ये आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, अगली चीज़ इसको याद कर लीजिएगा, जो IIT JEE की परीक्षा देने वाले हैं इस साल तो या फिर अगले साल, तो उनके लिए ये लाभान्वित होगा कि इसका जो यूनिट है वो पूछ देता वो मीटर क्यूब पर केजी पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अच्छा उसी से मुझे एक और चीज़ याद आई कि जो है अभी जो है नीट और JEE का एग्ज़ाम कराया जा रहा है। मैं इसको सपोर्ट नहीं करता हूँ, इसको पोस्टपोन होना चाहिए मेरे हिसाब से, और मैं भी जो है इस हैशटैग को जो है शेयर करूँगा अपने वीडियोस के माध्यम से, और आप भी अपने फेसबुक पेज में ज़रूर कीजिए, क्योंकि कोरोना काल में केसेस जो है आपको पता है 30 लाख से ज़्यादा बढ़ चुके हैं। हर दिन जो है 70,000 से ज़्यादा मरीज़ जो है कोरोना पॉजिटिव निकल रहे हैं। तो इस कोरोना काल में इन लोगों का एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए। बहुल आवेशों के बीच लगने वाला बल, मान लीजिए कोई Q1 चार्ज इधर है, उस पर जो है Q2 के द्वारा भी बल लग रहा है, Q3 के द्वारा भी लग रहा है, Q4 के द्वारा बल लग रहा है, Q5 के द्वारा बल लग रहा है। तो अब Q1 पर Q2 के द्वारा बल मैंने बताया था आपको कि F12 लिखेंगे हम उसको, तो Q1 पर 2 के द्वारा लगने वाला बल क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पर एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 का होल स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, और उसके साथ आप सदिश एकक भी लगा देंगे R12। ठीक है, ऐसे ही F13 क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 पर 3 के द्वारा लगने वाला बल, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 अपॉन R13 का स्क्वायर, और उसके साथ सदिश वेक्टर R13 का। ठीक है, सदिश। ठीक है, अगला है F1n। अगर मैं जनरल कर दूं तो मैं उसको ऐसे लिख सकता हूं, अध्यारोपण के सिद्धांत को मैं यहाँ पे लगा दूंगा। F बराबर F12 F1 प्लस F13 प्लस F14 प्लस अप टू F1n। जनरलाइज कर दूंगा इन सब में जो है Q1 और F4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, बाकी चीज़ों को इधर को रख दूंगा, तो ये आपका जनरल फार्मूला आ गया बहुल आवेशों के बीच में लगने वाला बल। पेपर में आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, इसलिए कर लीजिएगा इसे भी तरीके से। अगला है वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, मान लो कोई +Q चार्ज है, तो वो कहाँ पर तक प्रभावशाली है, कितनी दूरी तक वो प्रभावशाली है, वो जो उसका क्षेत्र आएगा उसी क्षेत्र को हम बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र को अगर मुझे न्यूमेरिकली निकालना होगा तो ER बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R² और R का कैप। ठीक है, तो इसमें एक ही Q आएगा, वो भी किसका, जो कि कंसिडरेशन में है, जिसको मैंने कंसिडर किया है कि इसका कितना विद्युत क्षेत्र होगा, तो वही Q है, तो Q/R²। अगर मैं इसको उस कूलाम बल के साथ कंपेयर करूंगा तो आपको ये लग रहा होगा इसमें एक ही Q है, मतलब एक Q से मैंने इसको डिवाइड किया होगा, तभी जाके तो मेरे पास जो है ये वाला फार्मूला आया होगा। तो अगर मैं इसकी मात्रा निकालूँ, SI यूनिट निकालूँ, तो वो क्या होगी, फोर्स की न्यूटन होती है, चार्ज की कूलाम होती है, या आवेश की कूलाम होती है, तो न्यूटन पर कूलाम। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगला टॉपिक है वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। वैद्युत क्षेत्र रेखाएं के पहले तो आप 3 फार्मूले समझ लीजिए कि वैद्युत क्षेत्र फार्मूले नहीं, ये रूल हैं एक्चुअली, कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। ठीक, दूसरी चीज़ क्या है कि ये हमेशा अगर अलग अलग अगर विजातीय आवेश हैं तो ये -Q से +Q से निकलेंगे और -Q की ओर जाएंगे। ठीक है, और तीसरी चीज़, ये जो है रेखाएं कहीं पे भी नहीं टूटती, कॉन्टिन्यूस लाइन जाती है, कहीं पे टूटती नहीं है।
ठीक है। तो ये 3 रेखाएं अगर आपको ये 3 अगर सामान्य गुण आपको ध्यान में रखकर जो है विद्युत क्षेत्र रेखाएं बनानी है, तो प्लस क्यू के लिए मतलब एक धनात्मक आवेश है, उसके लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं कुछ ऐसी बनेंगी, उससे बाहर को निकलेंगी, वो देगा, ठीक है। तो धनात्मक के लिए धनी है, वो देगा, ठीक है। ये माइनस है, ये ऋणी है, ऋणात्मक है, तो ऋणात्मक क्या लेगा, इसका काम बस ऋण लेना रहेगा, ये हमेशा ऋणी लगेगा। तो ये इसमें विद्युत क्षेत्र रेखाएं अंदर की ओर जाएगी, इसमें बाहर की ओर जाएगी। तीसरा टॉपिक है आपका कि द्विध्रुव। द्विध्रुव के बारे में मैं कुछ देर में बताऊंगा, ठीक है, अभी कुछ ही देर में बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर जो है विद्युत क्षेत्र रेखाएं जाएगी, प्लस क्यू से माइनस क्यू की ओर जाएंगी, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, ऐसे ऐसे करके क्षेत्र रेखाएं जाएंगी, पर कभी कोई काटेंगी नहीं। जो यहाँ से निकलेगा वो यहाँ तक जाएगा, कहीं पे कटेगी नहीं कोई रेखा। अगला क्या है, द्विध्रुव के अब अगर मैं कहता हूँ कि दोनों सजातीय प्रकार के, ये भी प्लस क्यू है, ये भी प्लस क्यू है, तो इनके बीच में विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसे बनेंगी, जाएंगी, बाहर की ओर जाएंगी, लेकिन एक दूसरे को कभी काटेगी नहीं, दूर रहेगी एक दूसरे से, ठीक है, एक दूसरे से दूर रहेगी। अगला टॉपिक है विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स क्या होता है, विद्युत फ्लक्स वो होता है कि कितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसी पर्टिकुलर क्षेत्र से जा रही है। तो मैथमेटिकली हम लिखते हैं फ्लक्स फाई बराबर ई डॉट डी एस कॉस थीटा। अगर मैं बोलूँ थीटा का मान 0 डिग्री है, देखो यहाँ पे क्षेत्र की दिशा भी इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा या विद्युत क्षेत्र की दिशा भी इधर को है। तो जब विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड और क्षेत्र की दिशा दोनों की इधर को है, मतलब कि पैरेलल है, समांतर है, तो थीटा क्या है, 0 डिग्री होगा। तो जब जो है विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसी पर्टिकुलर सरफेस से ऐसे में जाएंगी, सीधी ऐसे में, तो उस समय जो है फ्लक्स मैक्सिमम होगा। तो कितना हो जाएगा इस टाइम के, cos 0 का मान 1 होता है, तो ई डॉट डी एस हो जाएगा। अगर विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसे में जा रही थी और मैंने इसको ऐसे में रख दिया, तो अब विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है इसके अंदर से नहीं जाएंगी, तो इसके केस में थीटा बराबर 90 डिग्री हो जाएगा, और अब जो है फ्लक्स की वैल्यू इसके केस में 0 हो जाएगी, ठीक है। तो जब थीटा 0 होगा तब ये मैक्सिमम होगा, जब थीटा 90 होगा तब फ्लक्स का मान 0 होगा। अगला टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव जहाँ पे क्यू के बराबर ही जो है प्लस क्यू के बराबर ही माइनस क्यू होता है, मतलब न्यूमेरिकली दोनों सेम है, साइन चेंज है, और ये इन दोनों के बीच में आकर्षण वाला बल होगा, प्लस से माइनस क्यू की ओर जाएंगी, और इनके बीच में अगर 2a की दूरी है, तो हम निकालते हैं विद्युत द्विध्रुव मोमेंट, या तो हम कैसे निकालेंगे, P बराबर Q इंटू 2a, ठीक है। तो ये आप समझ चुके होंगे। विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र, जब बिंदु द्विध्रुव के अक्ष पर है, मान लो ये कोई बिंदु है, ये इस द्विध्रुव के अक्ष पर है, मतलब इसी रेखा पर कुछ दूर पर है, ठीक है। तो मान लीजिए इसके केंद्र से दूरी है r है, और इन दोनों के बीच की दूरी 2a है, जो मैंने पहले भी कंसीडर की थी, मतलब केंद्र से यहाँ तक a हो जाएगा, केंद्र से यहाँ तक a हो जाएगा। तो अब देखिए इस P पॉइंट पर माइनस क्यू के द्वारा लगने वाला विद्युत क्षेत्र कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू अपॉन दूरी कितनी होगी, r प्लस ए, इतना r तो ये है, a ये है, तो r प्लस ए का होल स्क्वायर। समझ जाओगे तो इस डायग्राम को बना के ये लिख सकते हो आप। फिर देखो डायग्राम से ही देखो, अब प्लस क्यू पे कितना लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये रहा, प्लस क्यू पे कितना लगेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन दूरी का स्क्वायर, दूरी कितनी है, दूरी इतनी सी है, इतनी दूरी कितनी होगी, पूरे रेडियस में से अगर मैं इतने से को घटा दूँ तो ये दूरी आ जाएगी, तो क्या हो जाएगा, r माइनस ए का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन r माइनस ए का होल स्क्वायर। गलती लोग क्या करते हैं, इसको Q1 मान देते हैं, इसको Q2 मान देते, नहीं, दोनों होंगे Q ही, बस जो उनका पोलैरिटी है वो चेंज है, उनकी ध्रुवता चेंज है, प्लस है एक माइनस है बस। तो क्या हो जाएगा, Q दोनों में कॉमन है, तो इन दोनों को क्या अध्यारोपण के सिद्धांत से हम दोनों को जोड़ देंगे, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस r 1/r प्लस ए का
होल स्क्वायर, दोनों को जोड़ दिया, एक माइनस वाला था ना ये वाला, तो इसके कारण ये माइनस का चिन्ह आ गया। अगला देखिए, इन पे आप इन दोनों को गुणा कर दीजिए, इसको इसके साथ गुणा, इसको इसके साथ गुणा, ठीक है, करके देख लेना आप, तो ऊपर आएगा 4r, बाकी सब कट जाएगा, खोल के भी देख लेना। अगला क्या है, जैसे ये 4a आ जाएगा, ये देखो a माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, और स्क्वायर है तो पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे समझ जाओगे ये चीज़। जैसे ही आप ये समझ चुके हो, मैं कह रहा हूँ दूरी जो है इस दूरी के बहुत 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 ज़्यादा लंबी है, मतलब ये जो बिंदु है बहुत ज़्यादा दूर है, तो ये दूरी ज़्यादा है, तो आर इज़ ग्रेटर देन ए है, तो हम ए को नेगलेक्ट कर लेंगे, हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाएगा। लेकिन मेरे को पता है P बराबर 2a इंटू क्यू है, ठीक है, 2a इंटू क्यू है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2a इंटू क्यू की जगह मैं p लिख दूंगा, तो यहाँ पर 4 था तो 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू। तो ये हमारे पास जब बिंदु द्विध्रुव के अक्ष पर है, ये इस बार आने के चांस है, क्योंकि पिछली बार ये आ चुका है, तो इस बार ये आएगा मेरे हिसाब से, क्या पता यही आ जाए दोबारा। तो ये पिछले साल आ चुका है ये सवाल कि विषुववृत्तीय तल पर स्थित बिंदुओं के लिए विद्युत क्षेत्र कितना होगा। अब देखो ये पॉइंट है P, ये इनके बीच सेंटर से इतनी दूरी पर है, मान लो r दूरी पर है, Q1 Q2 के बीच में 2a की दूरी है, तो केंद्र से ये a हो जाएगा, ये a हो जाएगा, यहाँ से ये दूरी r है, तो मैं ये जो हाइपोटेन्यूस है, ये जो कर्ण है वो निकाल सकता हूँ, पाइथागोरस प्रमेय से निकाल दूंगा, अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ठीक है, तो ये निकल गया मेरा। अब अगर मेरा ये निकल चुका है, तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, देखो मेरे पास E1 निकल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू अपॉन दिस दूरी क्या है, दिस दूरी का स्क्वायर, तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, इसलिए ये वाला फार्मूला बन जाएगा, ठीक है, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तब ये फार्मूला बना, ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। फिर क्या है, इस वाले के केस में भी यही दूरी होगी, है वही है, तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ही होगी, है कर्ण है, फिर से पर पाइथागोरस प्रमेय लगा दोगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन दूरी का स्क्वायर, दूरी से स्क्वायर है तो स्क्वायर से वर्ग से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा, ये 2 हो गया, ठीक है। अगर हम इस पर अध्यारोपण का सिद्धांत लगाएंगे तो यहाँ पे थीटा भी है कुछ, तो इसलिए इसका अध्यारोपण का सिद्धांत बन जाएगा, ऐसे ये निकल जाएगा टोटल ई, रिजल्टेंट ई बन जाएगा E1 प्लस E2 और होल में कॉस थीटा, ठीक है। अगर आप E1 की वैल्यू यहाँ से रख दो, E2 की वैल्यू यहाँ से रख दो, कॉस थीटा यहाँ से रख दो, आपके पास ये फॉर्मूला बन के आ जाएगा, E इज इक्वल टू 2QA 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल 3/2। और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, E इज इक्वल टू आर इज ग्रेटर देन ए है, तो क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू 2QA की जगह मैं P लिख देता हूँ, ठीक है। और मेरे ख्याल से माइनस होना चाहिए, अब देखना पड़ेगा ये चीज़, ठीक है, माइनस P होता है अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और ए तो अब हट जाएगा ना, ए तो बहुत छोटा है आर के मुकाबले, तो आर का क्यूब हो जाएगा। तो फॉर्मूला वही है जो पिछला वाला था, बस इसमें क्या है, दुगना है, ये वाले केस में 2 टाइम्स था और इस वाले केस में 1 टाइम्स है, और इसमें माइनस का साइन है शायद, अभी ये देख लेना, आप खुद से चेक कर लेना, ठीक है। अगला क्या है टॉपिक, अगला टॉपिक है संतत आवेश वितरण। अगर 1 डायमेंशनल है, एक रेखा है, तो मेरे को पता है इस पॉइंट के चारों ओर विद्युत क्षेत्र बनेगा, इधर भी बनेगा, आगे भी बनेगा, आगे बनेगा, तो इसके जब चारों ओर विद्युत क्षेत्र बनेगा तो चारों ओर गोला बनाएगा ये, तो ये ऐसे ही रेखीय आवेश गोला बनाएगा। तो इसमें जो है ये जो है इसकी चार्ज डेंसिटी है, ये घनत्व है, तो डेल्टा क्यू चार्ज कितना होगा, घनत्व गुणा छोटी सी लंबाई, जितने को मैंने कंसिडर किया है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं पृष्ठीय आवेश को देखूंगा तो अब ये 2 डायमेंशन है, जैसे कि ये पन्ना, ठीक है, ये जैसे कि ये बोर्ड, तो बोर्ड के हिसाब से अब मैं बताऊंगा, अब इसमें भी कुछ r दूरी तक इसका क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र होगा, तो इसका घनत्व होता है, इसका घनत्व हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, वैद्युत घनत्व, पृष्ठीय घनत्व, तो डेल क्यू बराबर सिग्मा डेल्टा एस हो जाएगा। अब इसमें एरिया कंसिडर करेंगे, यहाँ लेंथ किया क्योंकि 1 डायमेंशन था लंबाई की, इसमें पूरा का पूरा एरिया कंसिडर करेंगे। ऐसे ही अब अगर हम 3 डायमेंशन में जाएंगे, आयतनीय आवेश में जाएंगे, तो इसमें वॉल्यूम कंसिडर करेंगे, और फॉर्मूला इसमें आ जाता है रो, जो कि हम डेंसिटी में भी यूज़ करते हैं, घनत्व में भी यूज़ करते हैं, तो डेल क्यू बराबर रो डेल्टा वी,
इसका मतलब ये आपको गॉस परिमेय में समझ में आ जाएगा। गॉस नियम, गॉस नियम पेपर में 5 नंबर का या 3 नंबर का आएगा ही आएगा। फार्मूला आपने पढ़ चुका है कि फ्लक्स क्या होता है, EDS होता है, ये आपने पढ़ा है। और E को जो है मैं ऐसे लिख सकता हूँ Q/4πε0 R कैप इंटू फिर डेल्टा S, ऐसे ही, ठीक है। तो Q/4πε0 में E को लिख सकता हूँ, ठीक है, ε0 इंटू R² लिख सकता हूँ, ठीक है। मैं इसको लिख सकता हूँ फाई को, ठीक है। अब ठीक है, ये लिख सकता हूँ मैं। अब इस इक्वेशन में मैं कह रहा हूँ, मैंने एक गोला, एक पॉइंट लिया, Q चार्ज लिया, और उसकी जो है वैद्युत क्षेत्र, देखो अगर मैं कोई पॉइंट लिया, उसका वैद्युत क्षेत्र कहाँ बनेगा, इधर भी R डिस्टेंस तक बनेगा, इधर भी R डिस्टेंस तक, इधर भी R दूरी तक, इधर भी R दूरी तक, तो सब जगह R दूरी तक बनेगा। अगर सब जगह R दूरी तक बनेगा तो ये एक समान गोला बनाएगा, इसके विद्युत क्षेत्र। तो उस गोले का जो एरिया होगा, उसका जो क्षेत्रफल होगा, वो होगा, गोलीय का पृष्ठ क्या होगा, 4πr²। तो मैंने S की जगह क्या लिख दिया, 4πr² लिख दिया। 4πr² से 4πr² कैंसिल हो गया, ये एक्चुअली R कैप है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, जब 4πr से 4πr कैंसिल, तो Q/ε0 आपका क्या हो जाएगा, फाई। तो फाई बराबर Q/ε0, Q/ε0, ठीक है। अब यही जो ये रिजल्ट आया, यही गॉस का नियम है, 5 नंबर में आ सकता है। डायग्राम बनाना, फॉर्मूला ड्राइव करना, ठीक है। अगला गॉस परिमेय के अनुप्रयोग भी आते हैं पेपर में। तो क्या है, अगर कोई अनंत लंबाई का एक समान आवेशित कोई सीधा तार है, तो पॉजिटिव चार्ज है पूरा का पूरा। तो देखो पॉजिटिव तार है, ऐसा कोई लंबा तार है, तो उसके इधर के साइड भी होगा, इधर के साइड भी जो है उसका वैद्युत क्षेत्र होगा, इधर भी हर जगह जो है वैद्युत क्षेत्र होगा उसका। अब हर जगह उसका अगर वैद्युत क्षेत्र होगा, पॉज करना जरा, ठीक है। अगर कोई अनंत लंबाई का एक समान आवेशित सीधा तार है, तो ये सीधा तार है, उसके चारों तरफ जो है इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, वैद्युत क्षेत्र बनेगा। वैद्युत क्षेत्र की दूरी मान लो, इस यहाँ से R इधर साइड है, R इधर साइड है, हर तरफ R है। तो आपको पता है फाई बराबर EDS होता है। तो उसने जब ये पूरा सब जगह R डिस्टेंस बनाई, तो एक क्या बन गया, एक बेलन आकार बन गया। बेलन आकार का क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं 2πRL से, तो डेल्टा S की जगह 2πR लिख लेंगे। तो अब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड ही निकालनी है कि अगर कोई अनंत लंबाई वाला एक समान आवेशित सीधा तार होगा, तो उसके कारण वैद्युत क्षेत्र कितना होगा। तो दूसरा मुझे पता है, गॉस परिमेय कहती है फाई बराबर Q/ε0, और Q को मैंने यहाँ पे क्या बताया था, Q बराबर डेल्टा लैम्डा L, 1 डायमेंशन है ना, तो इसको मैंने लैम्डा L यहाँ लिख दिया। अब मैं लैम्डा L अगर यहाँ पे लिख दूंगा, तो इस वैल्यू से देखो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन दोनों फाई है, दोनों फ्लक्स ही है, तो उन दोनों को मैं इक्वल लिखूंगा। तो यहाँ से मेरे पास फॉर्मूला आ जाएगा E बराबर λ/2πr∈0, ठीक। अगला है अनुप्रयोग है उसका, कि अगर कोई अनंत समतल चादर है, तो उसके कारण वैद्युत क्षेत्र कितना बनेगा। तो अगर मान लो कोई ये वैद्युत चादर है, कोई 2 डायमेंशन फिगर है, उसका इधर भी बनेगा, इधर भी बनेगा, तो 2 एरिया बन जाएंगे, 2 सरफेस है तो 2 एरिया बन जाएंगे। तो E बराबर फाई बराबर फ्लक्स बराबर E इंटू 2A बन जाएगा, और फ्लक्स बराबर ही गाउस परिमेय के हिसाब से Q/ε0 होता है। Q क्या होता है, सिग्मा A होता है, आपने पढ़ा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपने पढ़ा है Q बराबर सिग्मा A होता है, दोनों को इक्वल रखेंगे, यहाँ से फॉर्मूला निकल के आ जाएगा, सिग्मा E बराबर वैद्युत क्षेत्र हो जाएगा सिग्मा/2ε0, ठीक है। अगला जो अनुप्रयोग है कि एक आवेशित पतले गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र कितना होगा। अब मैं बाहर का देख रहा हूँ, पहला केस है मैं बाहर का देख रहा हूँ। तो गोला ये है, इसके बाहर कोई पॉइंट है R, यहाँ तक उसका वैद्युत क्षेत्र बन रहा है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले एक सेकंड, ये गलत हो गया, ये स्मॉल, हाँ ये कैपिटल आ रही है, ठीक है, ठीक है। तो फाई बराबर क्या होगा, फाई बराबर E इंटू 4πr² हो जाएगा। तो 4πr², R कौन सी थी दूरी हमारी, सॉरी ये R ही होगा, स्मॉल r होगा ये, ठीक है, ये ठीक है। तो ये R होगा, ये कैपिटल R होगा। यहाँ से आपको पता है कि दूरी कितनी बनेगी, E इंटू 4πr²। फिर यहीं से अगर मैं इस पर गॉस परिमेय लगाऊंगा, फाई बराबर Q/ε0, तो Q क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू गोले का क्षेत्रफल कितना होता है 4πr²। इसको और इसको जब मैं एक समान लिख दूंगा, तो यहाँ से मेरे पास एक फॉर्मूला आ जाएगा,
ठीक है। एक और क्वेश्चन आता है यहाँ से कि अंदर, अगर मैं अंदर कोई पॉइंट कंसीडर कर रहा हूँ तो वहाँ पे विद्युत क्षेत्र कितना होगा, तो 1 नंबर में आएगा ही आएगा, 0 होगा उसका, ठीक है। मैक्सिमम टाइम आएगा, सॉरी आएगा इतना नहीं बोल सकता मैं, मैक्सिमम टाइम आता है। तो अगर मैं अंदर कंसीडर करूँगा तो 0 होगा विद्युत क्षेत्र, ठीक है। 1 नंबर का आएगा, सीधा 0 लिखना, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, पूरा चैप्टर हो चुका है फिजिक्स का। देखने के लिए शुक्रिया।